हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। दोस्त, आज से इस वीडियो में हम करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का PYQ, जो कि आपका होने वाला है AMU BSc नर्सिंग का। ठीक, इसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं 2021 से करेंगे PYQ, और मैं आपको कंप्लीट PYQ करवाऊंगा 2025 तक का। ठीक है, और थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, अभी हम बायोलॉजी करने वाले हैं। पहले थोड़ा सा इसका सिलेबस की बात करते हैं, मतलब एग्जाम पैटर्न क्या है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखो, BSc नर्सिंग में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें कि आपका इसको 5 पार्ट में डिवाइड होता है ये। जिसमें आपका 20 क्वेश्चन जो होता है वो बायोलॉजी का होता है, फिर 20 क्वेश्चन जो होता है वो किसका होता है? केमिस्ट्री का होता है। 20 बायो हो गया, 20 केमिस्ट्री हो गया, और आपका 20 जो होता है वो फिजिक्स का होता है। उसी टाइप से 20 होता है आपका इंग्लिश का, और 20 होता है नर्सिंग एप्टीट्यूड का। ठीक है, ये टोटल आपके होते हैं 100 क्वेश्चन, और ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है भाई, 100 क्वेश्चन होते हैं और 100 मार्क्स के एग्जाम होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए। और एक चीज़ बता दूं, मतलब कि जैसे मैं आपको 2021 का देख रहा हूँ करवाने वाला हूँ, तो 2021 से मतलब कि ये जो पैटर्न चेंज हुआ है, ये जो पैटर्न ये फॉलो होता है, ये 2022 से फॉलो हो रहा है। ये चीज़ है ना, 2022 में ये चेंज हुआ है। लेकिन 2021 तक में क्या था कि बायोलॉजी के 40 क्वेश्चन आया करते थे। कितने क्वेश्चन आया करते थे? 40 क्वेश्चन आया करते थे। तो मैं आपको 2021 का करवा रहा था, मतलब इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 40 क्वेश्चन होंगे। इसलिए मैं इसको 2 पार्ट में करवाऊंगा। पहला पार्ट है आपका जिसमें मैं आपको 1 से लेकर 20 क्वेश्चन तक करवाऊंगा बायोलॉजी का, और सेकंड पार्ट में मैं 21 से लेकर 40 तक में करवाऊंगा। अगर आपको उसका PDF चाहिए साथ के साथ, देखो AMU पैरामेडिकल हो गया, GMI पैरामेडिकल हो गया, और आपका ये नर्सिंग का हो गया। इन तीनों का अगर आपको बायोलॉजी का PDF चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में अवेलेबल है। आपको करना क्या होगा, आप मुझे इस नंबर पे मैसेज करेंगे, मैं आपको वहाँ पे स्कैनर सेंड कर दूंगा। आप हमें हमें वहाँ पे 49 रुपीज़ पे करेंगे, आपको वहाँ पे PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, बस टेंशन नहीं लेना। चलिए, और इसमें भाई सिलेक्शन रेशियो होता है ना, मतलब कि क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल के आते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अच्छे तरीके से अगर बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, उसमें क्या पूछा गया था? एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है, बताओ किसका एग्जांपल है? पता है? तो देखो, इसमें सिलेबस होता है 11 12 दोनों का सिलेबस होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आई होप कि आपको ये सारी चीजें पता होगा। तो ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप है मेरे भाई, वो किसका है? क्या इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, या एपिस्टेसिस का है, मल्टीपल एलिलिज्म? देखो, एबीओ है ना, 3 अलग अलग, ध्यान रखिएगा, ये होता है मल्टीपल एलिलिज्म का ये एग्जाम्पल है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस आपसे पूछा जा सकता है, बताओ ये किसका एग्जांपल है, मतलब इसका एग्जांपल कौन है? आप याद कर सकते हैं, ये जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस किस में देखा जाता है भाई? स्नैपड्रैगन में। ये छोटी सी बात है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया, द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस वाज प्रपोज्ड बाय। देखो, ये जो होता है नेम बेस्ड क्वेश्चन यार, ये AMU GMI पैरामेडिकल और नर्सिंग में और BSc ऑनर्स वगैरह में बहुत ज्यादा आता है, इसलिए आपको ये सारा नाम वगैरह बहुत अच्छे तरीके से आपको पता होना चाहिए। तब इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रोमोसोमल थ्योरी जो इनहेरिटेंस, बताओ किसने प्रपोज किया था? तो किसने किया था भाई? आप बोलेंगे सर सटन एंड बर्बरी साहब ने किया था। इन्होंने प्रपोज कब किया था? डेट भी आप याद रख लेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा। 1902 में इन्होंने प्रपोज किया था ये। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो आपके यहाँ पे जो डार्विन साहब थे, इन्होंने कौन सा थ्योरी प्रपोज किया? इन्होंने एवोल्यूशन वाला थ्योरी इन्होंने प्रपोज किया था, ये भी पता होना चाहिए आपको। इवोल्यूशन थ्योरी इन्होंने दिया था। उसके बाद जो मॉर्गन साहब थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था, है ना, जो क्रोमोसोमल थ्योरी थी। जैसे अगर पूछे कि भाई क्रोमोसोमल थ्योरी देने वाले कौन थे? सटर्न एंड बेवरी। इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था? एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किसने किया था? आप क्या बोलोगे? थॉमसन मॉर्गन साहब ने इन्हें एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए, छोटी सी बात है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में इसमें पूछा गया है, एनिमोफिली इज क्वाइट कॉमन। बताएंगे जो एनिमोफिली होता है वो किसमें बहुत ही कॉमन, आपको पता है? मतलब कि ये किस टाइप का पोलिनेशन है भाई? एनिमोफिली अगर आ जाए तो मतलब कि जो होता है किससे? एयर से होता है, जो विंड से जो पोलिनेशन होता है, विंड पोलिनेशन को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं? एनिमोफिली नाम से जानते हैं, विंड पोलिनेशन। बताओ ये किस में कॉमन है? तो हाइड्रिला में कॉमन है, या सेल्विया में है, या मेज में कॉमन है? तो ये जो सिंपल से भाई, विंड का थ्रू किस में होगा? मेज में होगा। ये आपको पता होना चाहिए। जो हाइड्रिला है, इसके अंदर किस टाइप का पोलिनेशन होता है? आप क्या बोलो सर? इसके अंदर वाटर से होता है। वाटर से पोलिनेशन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली।
और जो सेल्विनिया यहाँ पे देख रहे हो आप, तो इसके अंदर होता है इंसेक्ट से होता है। इसके अंदर किससे पोलिनेशन होता है मेरे दोस्त? इंसेक्ट से इसके अंदर पोलिनेशन होता है। उसी टाइप से जो वीड वगैरह होता है इसके अंदर वाटर पोलिनेशन इसके अंदर भी होते हैं, रिबन पोलिनेशन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में आपसे पूछा गया है एन अंडरग्राउंड स्पेशलाइज्ड सूट विद रिड्यूस्ड डिस्क लाइक स्टेम कवर्ड बाय द फ्लेसी लीफ, उसको हम क्या कहेंगे? क्या देखो, एक एक वर्ड को ध्यान दीजिए। अंडरग्राउंड स्पेशलाइज्ड सूट की बात हो रही है जो कि रिड्यूस्ड है और डिस्क लाइक स्टेम है। बताओ किससे, उसको क्या कहेंगे? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम बल्ब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बल्ब कहते हैं। डिस्क लाइक शेप आ जाए, जैसे इसका एग्जांपल आप लोगों, तो इसका एग्जांपल क्या? ऑनियन हो गया। अगर यहाँ पे देखो जो राइजोपस होता है ये कहता है स्पेशल रूट है। देखो यहाँ पे स्पेशल सूट की बात हो गई ना, स्पेशल सूट की ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ पे स्पेशल रूट हो जाता है फिर आपका क्या होता है? राइजोफोर हो जाता है ना। यहाँ पे स्पेशल रूट हो गया। और जो जो राइजोम होता है आपको पता है ये हॉरिजॉन्टल के स्टेम होता है, सिंपल सा, इसमें तो कुछ समझने वाली बात है नहीं। और बल्बी जो होता है ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है, ये भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। और इसका देखो ये एक मॉडिफाइड है ना, ये मॉडिफाइड सूट है जो अब जिसकी बात है। बल्ब एक मॉडिफाइड सूट है जिसके अंदर स्टोर क्या होता है मेरे भाई? इसके अंदर स्टोर होता है फूड। इसके अंदर क्या स्टोर होता है? स्टोर होता है फूड होता है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है द टर्म एंथ्रेसिस इम्प्लाइज टू, जो ये जो टर्म है वो क्या क्या कहना चाह रहा है? ठीक है, क्या डिहेशन ऑफ एंथरा एंथर कहना चाह रहा है? इसका मतलब होता है भाई डिहेशन मतलब होता है मतलब कि रिलीज करना, मतलब कि इसके अंदर क्या हो जाएगा? जो पोलन रिलीज होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिहेशंस ऑफ एंथर कहते हैं। मतलब इसके अंदर पोलन रिलीज का ये टर्म होगा। उसी टाइप से देखो फॉर्मेशन ऑफ न्यू लीफ, इसमें तो कुछ वैसा रिलेशन है नहीं। ओपनिंग ऑफ फ्लावर क्या ये होगा? या डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट? भाई डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट ये तो क्या होता है? एम्ब्रियो शेक का फॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है? एम्ब्रियो शेक का फॉर्मेशन होना। लेकिन आपका जो यहाँ टर्म है एंथ्रेसिस का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ फ्लावर। इसका क्या मतलब होता है? ओपनिंग ऑफ फ्लावर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 में पूछा गया है रूट दैट डेवलप फ्रॉम द प्लांट पार्ट अदर देन रेडिकल, उसको हम किस टाइप का रूट कहेंगे? देखो रूट जो होता है जनरली आपको पता है कहाँ से डेवलप होता है भाई? जनरली जो डेवलप होता है वो रेडिकल पार्ट से रूट डेवलप होता है ना। ये हम सब जानते हैं। लेकिन कह रहा है कि उसके अलावा अगर रूट कहीं से डेवलप हो जाए तो उस रूट को हम क्या कहेंगे? क्या उसको हम ट्रू रूट कहेंगे? नहीं यार, ट्रू रूट क्या कहलाता है? किसको कहते हैं? जो कि रेडिकल से बनता है। जो कि किससे बनता है? रेडिकल से बनता है, तो उसको हम ट्रू रूट कहेंगे। और जो एपीफाइलस है ये किसका भाई? ये लीफ से रिलेटेड है, तो इसको तो हटा दीजिए। और बाकी जो फाइब्रस है ये टाइप ऑफ रूट है। ये क्या है? एक मतलब रूट का एक टाइप है। बाकी जो एडवांटेजेस रूट होता है उस रूट को कहते हैं, वो ऐसा रूट होता है जो कि फॉल्स रूट होता है और जो कि रेडिकल से नहीं बनता है। जो किससे नहीं बनता है? रेडिकल से नहीं बनता है। और ये जो जनरली ये ऐसे ये रूट होता है, बताओ किस टाइप के प्लांट में होता है? मोनोकोट में होता है कि डाइकोट में होता है? इस टाइप का जो प्लांट होता है मेरे भाई, इस टाइप का रूट, ये किस टाइप के प्लांट में होता है? मोनोकोट में होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और ये ज़्यादा मोनोकोट बोले तो जो ग्रास वगैरह में ज़्यादा दिखता है, ठीक है। और ये जो सर अगर ये आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो सर अगर ये रेडिकल से डेवलप नहीं होता कहाँ से डेवलप होता है? ये जो मेरे दोस्त ये डेवलप होता है मतलब कि जो कहाँ से बनता है? ये बनता है आपका जैसे कि लीफ हो गया है ना, ये कभी लीफ से डेवलप हो जाता है और कभी सूट वाले पार्ट से, स्टेम वाले पार्ट से डेवलप होता है। ये दोनों जगह से होता है, लेकिन ये रेडिकल से डेवलप नहीं होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इसमें पूछा गया बैक्टीरिया फाउंड इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस आर्ट, जो बैक्टीरिया जो होता है उसका नाम आपसे पूछा गया। सिंपल सा है बैक्टीरिया, जो कि देखो ये क्वेश्चन जो है ये आपका एएमयू पैरामेडिकल में ये क्वेश्चन पूछा गया है, जेएमआई पैरामेडिकल में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पे भी पूछा चला गया है। बताएंगे जो रूट ऑफ नोड्यूल ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में होता है उस बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं? सिंपल सा उस बैक्टीरिया राइजोबियम बैक्टीरिया कहते हैं। इस बैक्टीरिया का मेन काम क्या है? जैसे कि एक तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होते हैं ना, ये बैक्टीरिया अगर मतलब कि प्लांट है, देखो ये बैक्टीरिया हो गया और प्लस प्लांट, ये दोनों एक साथ होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहते हैं। और ये जनरली होता है लिग्यूमिनस प्लांट में होता है। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है, N2 फिक्सेशन करने में ये हेल्प करता है, ठीक है भाई। और आपको जो पता है ये नाइट्रोबैक्टर है, ये किस चीज़ में हेल्प है? ये क्या है भाई? ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। और नाइट्रोसोमोनास है, ये अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। बाकी एजेटोबैक्टर है, ये फ्री बैक्टीरिया है ना, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। आपसे पूछा जाता है बताओ फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन सा है? आप क्या बोलोगे सर? एजेटोबैक्टर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 8 इसमें पूछा गया स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैटेंड फोटोसिंथेसिस स्ट्रक्चर, उसको हम क्या कहेंगे? जो स्टेम होता है अगर वो मॉडिफाई होके एक फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बन जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? क्या फाइलोक्लेट कहेंगे? नहीं भाई, ये फाइलोक्लेट जो होता है
से फाइलॉइड जो होता है ये क्या है, ये पेट्यूल, देखो पी से फाइलॉइड ये जो होता है पेट्यूल मॉडिफिकेशन, आपको पता है जो प्लांट में जो पेट्यूल वाला पोर्शन होता है ना, अगर वो मॉडिफाइड हो जाए तो उसको हम फाइलॉइड कहते हैं। और जो बल्बिश होता है ये तो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ऑलरेडी मैंने आपको बताया, अभी ये होगा नहीं फिर यहाँ पे, लेकिन फाइलोक्लेड ध्यान रखिएगा, फाइलोक्लेड जो पोर्शन होता है वो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। और ट्रेंडली जो होता है पता है ये प्लांट में किस चीज़ के लिए हेल्प करता है, आपसे पूछा जा सकता है। ये क्लिम्बिंग जो प्लांट देखते हो ना, जैसे घर वगैरह में आप देख रहे होगे कि वो ना ऐसे ऊपर चढ़ने लगता है ऊपर, तो इसको हम क्लिम्बिंग प्लांट कहते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो स्टेम मॉडिफाइड इसका मतलब ये मॉडिफाइड क्यों होता है, क्योंकि भाई ये जो होता है ना, एक चीज़ मतलब लीफ को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से ये क्या करने लगता है, वाटर को स्टोर करके रखता है। ये जो जनरली इस टाइप का प्लांट नजर आता है, आपसे एग्जाम्पल अगर पूछ ले, बताओ ये किस टाइप के प्लांट में होता है, उसका नाम बताओ, ये कैक्टस में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9 इसमें पूछा गया आपसे, द इंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। भाई ये ग्लाइकोलिसिस तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप एएमयू का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जेएमआई का पैरामेडिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कोई सा भी क्वेश्चन करोगे, ग्लाइकोलिसिस जो है ये एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है, इसलिए ग्लाइकोलिसिस को बहुत अच्छे से करके जाना है। पूछा गया इंड प्रोडक्ट कौन क्या होता है ग्लाइकोलिसिस का, आपको पता है, वो होता है पायरुविक एसिड होता है। तो पायरुविक एसिड के बारे में थोड़ा सा बात कर लो। इसके अंदर टोटल पूछा जाता है कितने पायरुविक एसिड बनते हैं, तो टोटल 2 पायरुविक एसिड बनते हैं। ठीक है, ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये प्लांट के मतलब कि कौन से पार्ट में होता है, ये जो साइटोप्लाज्मा में होता है, ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्मा में होता है। ठीक है भाई, और ये जो होता है मतलब रेस्पिरेशन का ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक, ये भी आपको पता होना चाहिए रेस्पिरेशन का कैसा स्टेप है ये जो ग्लाइकोलिसिस है फर्स्ट स्टेप है। पूछा था रेस्पिरेशन का फर्स्ट स्टेप कौन सा, आप क्या बोलोगे, ग्लाइकोलिसिस है। यहाँ पे देखो जब पायरुविक एसिड बन जाता है, आपने पढ़ा होगा कि फिर उसको अगर एयर मिल जाए, है ना, अगर एयर मिले मतलब ऑक्सीजन अगर मिले, तो वो कौन सा प्रोसेस कहलाता है, वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, जो कि कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में होता है। अगर उसको ऑक्सीजन ना मिले तो फिर वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। फिर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फर्मेंटेशन एंड लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन, है ना। तो ये सारे के सारे फिर कहाँ पे होते हैं, ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये फिर मेरे भाई ये फिर साइटोप्लाज्मा में ही होता है। ये सारी चीज़ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 10 देखोगे, इसमें पूछा गया सिंथेसिस ऑफ अल्फा माइलेज एट द एल्यूरोन लेयर सेल्स ऑफ सीरियल ग्रेन इज एक्टिवेटेड बाय। सिंपल से यार, इसको एक्टिवेटेड वाला बात कभी भी आ जाए तो आप क्या बोलोगे सर, वो जिब्रेलिक एसिड ही होता है ना। जिब्रेलिन जो होता है वही एक्टिवेट करते हैं नॉर्मली, क्योंकि जो साइटोकाइनिन का काम है, इसका मेन फंक्शन होता है, देखो सी से साइटोकाइनिन, सी से सेल डिवीजन, इसका मेन फंक्शन होता है सेल को डिवीजन करना। जो एब्सिसिक एसिड होता है आपको पता है ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है, ये ग्रोथ इनहिबिटर होता है, इनहिबिटर होता है। ठीक है, और आपका जो आई ए है मतलब ये किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीजन का एग्जाम्पल है, और इसका काम क्या होता है, ये मेरा ग्रोथ हार्मोन, इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, ये ग्रोथ हार्मोन होता है, तो प्लांट को ग्रोथ करने में हेल्प करता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 11 में फाइनल पहुंच चुके हैं। पूछा गया है हार्ट रूट, है ना, हार्ट रूट डिजीज होता है ऑफ बीट इज काउज फॉर डिफिशियंसी। आपको पता है बीट के अंदर का कौन सा डिजीज होता है, हार्ट रूट डिजीज होता है। पूछा गया है कि किसके कमी की वजह से ये डिजीज होता है। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये होता है बोरॉन की कमी की वजह से ये डिजीज होता है। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता दूं, ये क्वेश्चन पोटेशियम के बारे में पूछा जा सकता है। जो पोटेशियम का मेन काम होता है प्लांट में, ऑस्मेटिक को बैलेंस करने में हेल्प करता है ना, ऑस्मेटिक बैलेंस करने में ये हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद द मेंटेनेंस ऑफ टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर, देखो टर्गर प्रेशर के बारे में ऑलरेडी पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है, फिर यहाँ से पूछा जा रहा है कि कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो कि टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो टर्गर प्रेशर बोले तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया था ऑस्मेटिक, अभी जस्ट मैंने क्या बताया था, ऑस्मेटिक प्रेशर। ऑस्मेटिक प्रेशर को टर्गर प्रेशर कहते हैं, तो कौन सा भाई हो जाएगा आपका फॉस्फोरस, सॉरी पोटेशियम, फॉस्फोरस नहीं, ये आपका हो जाएगा पोटेशियम। तो टर्गर प्रेशर बोल दे, ऑस्मेटिक बैलेंस बोल दे, तो उसको आप क्या बोलोगे सर, पोटेशियम ही बोलोगे आप। बाकी जो मैग्नीज है ये पता है कहाँ पे हेल्प करता है भाई मेरे, ये हेल्प करेगा आपको क्लोरोफिल में। और जो फॉस्फोरस है इससे रिलेटेड एटीपी, वैसे ये चैप्टर आपसे रिमूव हो चुका था आई थिंक, अब तो नहीं पूछना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत आपको फिर भी पता होना चाहिए इसके बारे में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 में फाइनल पांचो, हु डिस्कवर्ड द पाथ ऑफ द कार्बन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो फोटोसिंथेसिस में जो पाथ ऑफ कार्बन होता है उसको डिस्कवर करने वाले कौन से साइंटिस्ट है। देखो इसी साल में 2 साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि आपको साइंटिस्ट के बारे में पता होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा कैल्विन साइकिल, मतलब कि मेल्विन कैल्विन जो साहब थे, इन्होंने ही पाथ ऑफ कार्बन डिस्कवर किया था फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, और जो अर्नल्ड साहब थे
वैसे एनसीईआरटी में ये तो गिवन नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जो फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़े थे उनसे, उनका जो उसके बारे में किसने बात किया था भाई, अर्नर साहब ने किया था बात। किसके बारे में मेरे दोस्त, फोटो फोस्फोराइलेशन, फोस्फोराइलेशन, ठीक है। और हैचन स्लेग साहब तो इन्होंने ये तो आपको आपने पढ़ा होगा, इन्होंने C4 साइकिल के बारे में बताया था, है ना। क्या इन्होंने क्या दिया था, C4 साइकिल। और बाकी जो सुरेश साहब थे, ये इनके बारे में कुछ वैसे कुछ हमारे एग्जाम से रिलेशन इसका कुछ है नहीं, ध्यान देना वैसे भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14 में फाइनली पहुंच चुके। इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा गया है द इंजाइम नाइट्रोजिनेज, है ना। कौन से एंजाइम की बात हो रही है मेरे भाई, नाइट्रोजिनेज की बात हो रही है। इज एक्सटर्नली सेंसिटिव टू ऑक्सीजन, है ना। ये बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। देयरफॉर रूट नोड्यूल्स कंटेन ऑक्सीजन स्कैवेंजर कॉल्ड, हाँ बताएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है ये कि एक नाइट्रोजिनेज है वो ऑक्सीजन सेंसिटिव है, अगर रूट नोड्यूल में कंटेन ऑक्सीजन उसको स्कैवेंजर कर देता, कौन क्या कहेंगे उसको भाई, किसके रूट में रहता है ये आपका, आप लोग सर उसको हम बोलते हैं लीग हेमोग्लोबिन, क्या कहेंगे, लीग हेमोग्लोबिन। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो हीमोग्लोबिन है मेरे भाई, ये तो प्लांट से रिलेटेड है ही नहीं, ये किससे रिलेटेड है, ये ब्लड से रिलेटेड है। ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, जो कि हेल्प करता है ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने में, है ना। जो कि हीमोग्लोबिन कौन से ब्लड के कंपोनेंट में पाया था, आरबीसी में प्रेजेंट होता है, आपको पता होना चाहिए, है ना। ये सारी चीजें। और जो लीग हीमोग्लोबिन होता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है किससे, जैसे कि देखो आपको पता है जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन से बहुत ही ज्यादा क्या है, सेंसिटिव है, जानते हैं। लेकिन अगर भाई प्लांट में क्या नाइट्रोजनस बहुत ज़्यादा मिक्स होता है, फिर प्लांट का डेथ हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो होता है ना लीग हीमोग्लोबिन, ये प्रोटेक्ट करके रखता है ना, ये प्रोटेक्ट करके रखता है नाइट्रोजनस से, इस एंजाइम से प्रोटेक्ट करता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये बाइंड करता है किससे, फिर ये बाइंड कर देता है ऑक्सीजन से, इसे बाइंड कर देता है, तो ये हम फिर क्या बना जाता है, लीग हीमोग्लोबिन बन जाता है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होता है। देखो इसके बारे में 2-3 पॉइंट लिख ही देता हूँ, मुझे लग रहा है इससे इस बार क्वेश्चन आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहला पॉइंट इसके बारे में, ये प्रोटेक्ट करता है इसको, नाइट्रोजनस को, नाइट्रोजनस को प्रोटेक्ट करता है। और इसके बाद दूसरा पॉइंट अगर मैं आपको लिखूँ तो ये बाइंड करता है ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन से बाइंड होकर लीग हीमोग्लोबिन बना देता है। और ये भी इसेंशियल होता है किसके लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इसेंशियल होता है। और ये और जो ऑक्सीजन होता है उसको लो करके रखता है, मेंटेन करके रखता है मतलब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 15 से पूछा गया है द स्विलिंग ऑफ वुडन डोर एंड विंडो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। पता है, जब आपको पता है कि जब रेनी सीजन होता है, ड्यूरिंग जब बरसात का मौसम होता है, जो आपका जो डोर वगैरह होता है, जो विंडोज होता है, वो थोड़ा सा देख रहे हो फूल जाता है। तो बताओ वो किसकी वजह से होता है, कौन सा, क्या वो डिफ्यूजन की वजह से होता है। भाई ये डिफ्यूजन प्रोसेस तो किस में होगा, ये डिफ्यूजन आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए मतलब ये जो होता है ये किसी सॉलिड में कभी नहीं होगा, ये जो ये होता है ये गैस में होता है या फिर लिक्विड में होता है। जो ऑस्मोसिस होता है भाई, इसके लिए तो हमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की जरूरत होती है। हम सब जानते हैं कि ऑस्मोसिस मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होना चाहिए। तो मुझे बताओ यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा, नहीं होगा, तो मतलब ये भी प्रोसेस नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जब पुअर गुड नहीं भाई, क्वालिटी जाए जैसा भी हो, वो ये प्रोसेस होता ही होता है। फिर आपका क्या बचा मेरे भाई, इम्बिबेशन बचा, मतलब इम्बिबेशन बचा, तो यही इसका करेक्ट आंसर होता है। इसमें क्या होता है कि तो इसके लिए कोई मेम्ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और ये जनरली वुड में पाया जाता है, एक फिजिकल प्रोसेस होता है नॉर्मली, है ना। इसमें जो कोलाइड वगैरह है वो ऑब्जर्व कर लिया जाता है। तो अब इससे मतलब कि अगर आपको ये नहीं भी पता था, तो आप अगर बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग है, जैसे डिफ्यूजन गैस लिक्विड में होगा, ऑस्मोसिस हो, तो उसके लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए, और पुअर क्वालिटी से उससे हमको लेना देना है नहीं, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16 अगर देखेंगे, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसजेनिक क्रॉप। देखो ये भी क्वेश्चन यार बहुत एमयू जीएमआई वाले का मतलब कि इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत पसंद है ये सारे क्वेश्चन पूछना उसको। ट्रांसजेनिक क्रॉप हैज बीन अप्रूव्ड फ्रॉम द कमर्शियल कल्टीवेशन इन इंडिया। बताएंगे कौन सा इसमें से ट्रांसजेनिक क्रॉप है, आप क्या बोलोगे सर, वो है कॉटन है। सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, जो बीटी कॉटन अप्रूव्ड वगैरह होता है ना, वो आपने पढ़ा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, है ना। जो ईस्ट जो होता है वो उसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, किस चीज के प्रोडक्शन में इसको हम यूज करते हैं। आप क्या बोलोगे सर, इथाइल अल्कोहल में इसको हम प्रोड्यूस करते हैं। और आपको पता है जो चीज़ वगैरह होता है वो बैक्टीरिया होगा, एसिटिक एसिड ये भी बैक्टीरिया से बनता है, बाकी कर्ड जो होता है वो लैक्टोबैसिलस से बनता है। इस देखो ऐसा आपने जैसे मैं आपको अभी बताया था ना, रेस्पिरेशन में जो आपको अभी मैं बताया था, ये जो रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट प्रोसेस है वो होता है ग्लाइकोलिसिस होता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पे होता है, साइटोप्लाज्मा में होता है,
ठीक साइड यहाँ तक जब पायरुविक एसिड जब बन चुका होता है तो फिर वहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कितने पार्ट में से? 2 पार्ट में। अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। फिर ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, फिर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आता है जैसे फर्मेंटेशन, तो इसी फर्मेंटेशन प्रोसेस से क्या बनता है? इसी फर्मेंटेशन से प्रोसेस से बनता है अल्कोहल बनता है। क्या बनता है? अल्कोहल बनता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसे जो अल्कोहल जब बन रहा होता है इसमें क्या यूज़ करते हैं भाई? इसमें हम ईस्ट यूज़ करते हैं। यही क्वेश्चन आपसे थोड़ा-सा घुमा के पूछा है, ठीक है? बाकी आपका ये प्रोसेस यही है ना? ये एक सीक्वेंस में प्रोसेस चलता है, आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 इसमें पूछा गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल विल शो टोटिपोटेंसी। देखो यार ये टोटिपोटेंसी वाला तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। इवन कि ये जब मैं मतलब कि मास्टर्स से वगैरह में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, म्यूजियम में अगर जब एग्जाम होता है तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। टोटिपोटेंसी मतलब सिंपल होता क्या है? अब इसमें मतलब कि टोटिपोटेंसी जैसे आपने वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा है ना, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये सर पढ़े हैं है ना, वेजिटेटिव, इसको जस्ट लाइक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आप समझो। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसमें अब क्या होता है, इसमें होता है क्या नॉर्मली कि छोटा सा प्लांट का कोई सा भी पोर्शन लो है ना, प्लांट का कोई सा भी पर्सन लो, इससे आप कंप्लीट प्लांट बना लीजिए है ना, यही आपका टोटिपोटेंसी कहलाता है। तो क्या होता है भाई, ये जो होता है ये कौन से पार्ट में पाया जाता है ये आपसे पूछा गया। आपको पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्योंकि सर ये जो टिश्यू होता है ये लिविंग टिश्यू होता है, इसके अंदर एक्टिव सेल होते हैं, ये डिवाइडिंग टिश्यू होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये चीज़ हो सकता है। बाकी अगर आप जाइलम वेसल्स की बात करें सर, ये तो डेड टिश्यू था, बता डेड कभी ग्रोथ होगा? कभी ग्रोथ नहीं होगा, ठीक। और आपका कोर के सेल होता है, ये भी डेड नेचर का होता है। मगर सिप ट्यूब एलिमेंट होता है, ये भी कुछ मतलब ये स्पेशल टाइप है, इसमें इसके अंदर कोई भी ऐसा कैपेसिटी नहीं होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना जो टोटिपोटेंसी होता है इसके अंदर सिंपली क्या होता है, एक छोटे से प्लांट के किसी भी पोर्शन से हम कंप्लीट प्लांट जो बना लेते हैं उसको हम टोटिपोटेंसी कहते हैं या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। और ये जो नॉर्मली प्लांट के किस टिश्यू को लेते हैं सर, ये हम लेते हैं उसके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में पहुंच चुके हैं। इसमें पूछा गया है कि बताएंगे वेक्टर क्या है। तो ये वेक्टर भाई ये भी पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मुझे, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप एएमयू का कोई भी किसी भी एग्जाम, जीएमआई के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। बताएंगे वेक्टर आखिर है क्या? मॉलिक्यूल दैट डिग्रेड न्यूक्लिक एसिड, क्या इसको हम वेक्टर कहेंगे? ना सर, इसको हम वेक्टर आखिर क्यों कहेंगे? डेडिकेटेड न्यूक्लिक एसिड, ये तो भाई एक मतलब कि आप डिग्रेड जो एंजाइम होता है, ये आप कह सकते हैं कि एक एंजाइम की वजह से ये चीज़ होता है। मॉलिक्यूल दैट हेल्प इन रेप्लिकेशन, ऐसा मॉलिक्यूल जो कि हेल्प करता है। क्या ये मुझे बताओ वेक्टर क्या मॉलिक्यूल है? सबसे पहले तो ये बताओ। ना सर मॉलिक्यूल नहीं, हटा दो उसको, कोई टेंशन ही नहीं है। मॉलिक्यूल दैट आर एबल टू कन्वेंटिव बॉन्ड एंड कैरी फॉरेन, देखो कैरी फॉरेन डीएनए इनटू सेल। वेक्टर एक ऐसा सेल ऐसा चीज होता है जिसके हेल्प से हम मतलब कि डीएनए को मतलब एक सेल से, मतलब ये सेल नंबर ए है, ये सेल नंबर बी है, अगर हमको इससे कोई फॉरेन है ना, फॉरेन सेल वगैरह, फॉरेन डीएनए वगैरह का अगर ट्रांसफर करना है तो उसमें हम यूज करते हैं क्या, किसको? वेक्टर को, ठीक है। जनरली आपने जब जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ा होगा है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग पढ़ते हो तो वहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। ये हेल्पफुल होता है क्लोनिंग बनाने में, ठीक। जैसे इसको इंसर्ट करते कुछ होस्ट वगैरह में, कोई भी आप समझ रहे हो, ठीक है भाई। और इस सेल्फ रेप्लिकेशन होता है, ये सारी चीज़ें हैं, इसका कुछ क्वालिटी है, ऑलरेडी आपने आई थिंक पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ टैक्सोनॉमी। बहुत आसान क्वेश्चन, बचपन से अपने फर्स्ट चैप्टर में ही गिवन होता है ये। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली। देखो किंगडम नहीं है तो हटा दो, फाइलम है तो डिवीजन हटा दो, डिवीजन हटा दो, फाइलम, क्लास, क्लास नहीं है तो फैमिली, फैमिली है तो ऑर्डर हटा दो। आपका आंसर क्या बचा मेरे भाई? आप बोल सकते हैं सर, इसका जो आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा किंगडम, फाइलम, अच्छा फाइलम, क्लास, ऑर्डर है ना, ऑर्डर तो है, ऑर्डर है तो फैमिली हटा दो, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी बिल्कुल यानी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बताओ सबसे लोवेस्ट मतलब कि हायरार्किकल कौन सा भाई? आपको याद रखना है जो सबसे लोवेस्ट है, सबसे नीचे आता है वो कौन सा होता है भाई? वो होता है आपका स्पीसीज होता है, जिसके अंदर इंटरब्रीडिंग वगैरह भी होता है। और जो इसके अकॉर्डिंग जो सबसे हाईएस्ट है वो है फाइलम, ठीक। तो इतना सा आई होप कि आपको ये सारे 20 के 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। दोस्त अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें आप मैसेज कर सकते हैं, और आपको मैं वहाँ पे स्कैनर सेंड करूँगा। बस आपको 49 रुपीज़ में मैं आपको कंप्लीट बायोलॉजी का पीवाईक्यू शेयर कर दूँगा, जिसके अंदर आपका एएमयू इंक्लूडेड है, जीएमआई का पैरामेडिकल का इंक्लूडेड है, और आपका जो है नर्सिंग का इंक्लूडेड है बायोलॉजी का क्वेश्चन। मैं ये टोटल आपको मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगा सिर्फ और सिर्फ 49 रुपीज़ में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ में आया था यार, चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और हमें सपोर्ट आप जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।